बात आया ही नहीं। तो उनका मरे अभी 49 साल हो गया, 1974 में मरे हैं, तो 49 साल हो गया। तो आप समझिए कि 20 साल वाले लड़के को क्या पता है कि खदेन बाबू क्या थे। एक मूर्ति देखते हैं, होगा भाई कोई आदमी, मगर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को तो कोई नहीं जान पाया। अब विक्रम याद करता है, पूरा नौबत याद करता है, पूरा बीटा याद करता है, क्योंकि उनके जीवनी कथा को अगर देखा जाए तो बहुत से उनका कार्य रहा है। तो आखिर ये फिर से आप लेकर क्यों आए उनकी जीवनी को? देखिए, उनके विक्रम में जो स्मारक स्थल है, वहाँ पे उनकी जयंती और पुण्यतिथि पे उनके हमारे गांव के ही कुछ एक संस्था के तौर पे लोग खदेन बाबू स्मृति ट्रस्ट बनाए हुए हैं। वे लोग छोटे संख्या में हर बार इस कार्यक्रम को करते थे। हम 20 तारीख का पिछला अगस्त में उनका पुण्यतिथि था। मैं भी उनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जानता था कि किस डेट पे है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मगर 20 तारीख को जब उनके जन्म पुण्यतिथि पर जब सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट ऐसा मैंने नहीं देखा कि उनके बारे में, हमारे सोशल मीडिया में अधिकतर हमारे नवयुवक लड़के हैं, वो कभी भी एक पुष्प भी चढ़ाते हुए या एक शब्द भी लिखते हुए हमने कभी किसी को नहीं देखा। तो मेरे अंदर इस बात की बड़ी पीड़ा हुई। हमको लगा कि इतने बड़े महानायक को ये विक्रम भूल गया, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, एक छोटे छोटे जिसको जानता भी नहीं, उसके जन्म तिथि और पुण्यतिथि पे फेसबुक पोस्ट लिखते रहते हैं। तो हमको लगा कि अगर इस कार्यक्रम को अगर बड़े पैमाने पे किया जाए और लोगों को बताने का काम किया जाए कि वो कितनी बड़े महान हस्ती थे। हमारे नवयुवक उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनकी मूर्ति को देखते होंगे तो समझते होंगे कि किसी एक आदमी का है, मगर उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और विक्रम क्या, विक्रम को उस समय का विक्रम मान लीजिए, विक्रम, नवलपुर, बिहटा, पालीगंज सब विक्रम ही था। और उस समय के सारे कार्य वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में 1942 में वो प्रथम बार जब उपाध्यक्ष पद पे आए और 48 से और 60 तक अध्यक्ष रहे, उस काल खंड में ही एक्चुअली पूरे देश का विकास हुआ है। क्योंकि आपके यहाँ 56 में जमींदारी उन्मूलन हुआ, और जैसे ही जमींदारी उन्मूलन हुआ तो छोटे छोटे हमारे दादा को भी कुछ जमीन प्राप्त हुआ, आपके भी दादा को कुछ जमीन प्राप्त हुआ। उस जमीन में बहुत ज्यादा, जो आज देख रहे हैं, इतना फर्टाइल नहीं था, इतना सिंचाई का सुविधा नहीं था। तो उसको बनाने के लिए उन्होंने यहाँ नहरों का जाल बिछवाया, और उसी वक्त में उन्हें डेट याद नहीं है, पटना बिहटा चीनी मिल का भी 1937-32 के आसपास में यहाँ पे उसका स्थापना हो गई थी। नहरों के जाल बिछने से हुआ कि यहाँ पे बहुत पैमाने पे ईख की खेती होने लगी, और तुरंत क्रैश क्रॉप के तौर पे लोगों को आमदनी, जीवन स्तर में सुधारने में बड़ा सहयोग मिला। धान वान की भी खेती, गेहूं की भी कालांतर में खेती बढ़ गई। आप जब देखेंगे 56 से और 74 के आसपास तक ही, इसी कालखंड में आप समझ लीजिए कि कहा जाता है कि विक्रम, पूरे भारत भर में जब आज़ादी हुई थी तो एक सुई का भी कारखाना नहीं था। हमारे जानकारी के हिसाब में तो विक्रम में भी न स्कूल रहा होगा, न सड़क रहा होगा, न नहर रहा होगा, इस तरह का कोई बुनियादी सुविधाएं, हॉस्पिटल नहीं रहा होगा। मगर मैं जब उनको पढ़ना शुरू किया इसी 20 तारीख के बाद, एक्चुअली उनके इतिहास को मुंह से लोग से सुना था, मगर एक्चुअली लोगों से और जानना शुरू किया तो पता चला कि उन्होंने 48 के बाद से जब वो जिला परिषद के अध्यक्ष बने, तो उस समय के बाद के कालखंड में उन्होंने गांव-गांव बुनियादी स्कूल बनवाया, माध्यमिक स्कूल बनाया, हाई स्कूल बनवाया, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक बड़े पंचायत में उन्होंने पीएचसी की स्थापना करवाई, और वहां पे डॉक्टर और कंपाउंडर 24 घंटा उपलब्ध रहते थे। ऐसे नहीं कि पीएचसी है और कोई व्यवस्था नहीं है, इवन की सरकार की तरफ से दवाई भी रहती है। और इससे भी बड़ा जान लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री का लगभग पंचायतों में उन्होंने अस्पताल बनवाया, वहां पे दवा और क्या बोलते हैं, ये सीमन की व्यवस्था करवाई।
उस समय के दौर में समझ लीजिए कि जब हम लोग अभी आर्थिक बहुत बड़े युग में जी रहे हैं, उस समय संसाधनों का बड़े घोर अभाव था, उसके बावजूद भी उसको इस क्षेत्र का इतना विकास किए। और उस तरह के व्यक्तित्व को अगर यहाँ की जनता भूल गई तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं सामाजिक सोच में लोगों का बहुत गिरावट आया है। भूलने का कारण क्या हो सकता है? भूलने का बहुत बड़ा कारण हमारे समझ से एक तो उनके इतिहास को कहीं किताबों में वर्णित नहीं किया गया। जो लोग आम बोलचाल की भाषा में लोगों को बताए वही जानकारी रही। जो बताने वाले थे वो लगभग मर चुके हैं या वृद्ध हो चुके हैं, उनकी यादाश्त चली गई है। जो लोग उनके बाद के बेटे थे वो थोड़ा बहुत ही उनके बारे में जाने, तीसरे पुष्ट में तो वो बात आया ही नहीं। तो उनका मरे अभी 49 साल हो गया, 1974 में मरे हैं तो 49 साल हो गया। तो आप समझिए कि 20 साल वाले लड़के को क्या पता है कि खदेरन बाबू क्या थे। एक मूर्ति देखते हैं, होगा भाई कोई आदमी, मगर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को तो कोई नहीं जान पाया। अब तीसरे पीढ़ी में मैं इस बात को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया हूं। मैं प्रतिदिन 2 गांव में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने का प्रयास करता हूं। मैं अभी एक लिफलेट उनके व्यक्तित्व के बारे में छपवाया है। 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम है, आप सब लोग अभी से आपको निमंत्रण देते हैं और ये लिफलेट जिसको भी मिले वो इसको खोल के पढ़े। उसमें एक पेज पे उनके जीवन में जो उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई नौकरी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कैसे कैसे काम किया उसका पूरा वृत्तांत है। और दूसरे पेज में वो विक्रम नवतपुर बेटा पालीगंज, सब को इसको विक्रम में मान लीजिए, उस सब का जो किया हुआ है उसका ब्यौरा है। और लास्ट में मैं एक चीज बड़ी ही मार्मिक अपील लोगों से किया है, सामाजिक दायित्व, इसको जरूर पढ़ें क्योंकि आदमी अपने निजी जीवन में सब कोई व्यस्त है। अभी व्यवसायिक युग में हम लोग जी रहे हैं और आप पे आर्थिक इतना दबाव है कि आपको लाख रुपए का फोन खरीदना ही पड़ेगा और गाड़ी खरीदना ही पड़ेगा, फ्लैट खरीदना ही पड़ेगा, बच्चों को महंगी शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा, हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजना ही पड़ेगा। मतलब आप इतने आर्थिक दबाव में हैं कि उसके लिए ही आपका 24 घंटा पूर्ण नहीं रहा है। तो आप सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं, सामाजिक सरोकार से आप बहुत दूर हो गए हैं। तो एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए उनके स्मृति स्थल पे आकर एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन आप लोग करें। और ये गुजारिश पूरे गोरखड़ी विक्रम विधानसभा के लोगों के है, मैं बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि अगर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अगर थोड़ा भी आप प्रभावित हो, जानते हो, तो उस दिन श्रद्धा सुमन अर्पित जरूर करने हैं। जयंती समारोह को आप मनाएंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल एक उठ रहा है कि उनकी कीर्ति थी, अभी आपने कहा कि लोग को जानकारी नहीं दी गई, किताबों में नहीं है, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी तीसरी पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, तो जिस पीढ़ी ने देखा था, जैसे आपके पिताजी ने उनको देखा जाना, आपको बताया होगा कि खदेरन बाबू क्या थे, ये गैपिंग जो आई कि तीसरी पीढ़ी को जानकारी नहीं, स्मृति देखकर सोचता है कि कोई होंगे, क्या हुआ जिम्मेदार नहीं है परिवार जो खदेरन बाबू के बारे में अपने बच्चे को नहीं पता था? बहुत हद तक हमारे समझ से स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में, यहाँ एक आकलन के तौर पे बता रहा हूँ, कोई लिखित ब्यौरा तो है नहीं, मगर किसी गांव में मैं जाता हूँ तो 2, 4, 5 परिवार ऐसा मिलिए जाते हैं कि उन्होंने एक कहावत उनके बारे में कहा था कि सिगरेट के पन्नी पे भी लिख के दे दिया करते थे तो उनको नौकरी लग जाती थी। तो वैसे परिवार हैं, मगर अब उनको पूर्णतः दोष नहीं मानेंगे। हो सकता है वो समर्पित हो, उनका बेटा समर्पित नहीं हो। आज मुझे याद है, कल मेरे बेटे को याद नहीं रहे। एक राजनेता के रूप में विक्रम में उनकी पहचान रही है, कीर्ति रही है, लोग चर्चा आज भी करते हैं। उसके बाद जब भी सुना जाता है, हमने भी सुना, आपने भी सुना कि विक्रम काफी पिछड़ गया, उपेक्षा का शिकार है, सरकारी उपेक्षा का शिकार है, खदेरन बाबू दूसरा कोई नहीं हुआ। तो आखिर विक्रम का पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है आपकी? उनके ही दिए गए जब बंगला भी देखा जाता है, उनके नाम से स्थापित है, वो भी वीरान पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो पुस्तकालय भी वीरान है। आखिर वजह
देखिए, आप चीज़ों को गहराई से अगर समझना शुरू करेंगे तो हमारे समझ से दो कालखंड में हम इसको रखते हैं, आज़ादी के बाद के कालखंड को और अभी तक के दो कालखंड में बांट लीजिए उसको। एक कालखंड आज़ादी के 47 के बाद से लेकर और 74-75 तक के कालखंड को आप रखिए। उस कालखंड में एक महान व्यक्ति तो यहाँ पैदा लिए थे जिनके अंदर ये आग थी कि कैसे गरीबी दूर हो, कैसे लोगों का जीवन स्तर ऊपर आए, कैसे लोगों का शैक्षणिक स्तर ऊपर आए। तो उसके लिए उनसे जो बन पड़ा और वे समझदार एक वकील होने के कारण उनमें ये व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कोई भी बड़ा अफसर, कोई भी आईएएस अफसर, कोई भी सचिव स्तर का अफसर उनको ये नहीं समझा सकता था कि बात को कैसे लटकाया जाए। वो बात काम करा लेने की उनके पास बौद्धिक क्षमता थी। उस बौद्धिक क्षमता का उन्होंने 200% उपयोग किया और शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, नहर विभाग में, जहां जहां बहुत तेजी से काम हो सकते हैं। आप समझ लीजिए कि 1947 से और 1960 है, ये कालखंड 13 साल को मान लीजिए, 13 साल के कालखंड में पूरे गांव स्तर पे बुनियादी स्कूल बनाना, माध्यमिक स्कूल बनाना, उच्च हाई स्कूल। आपने बता दिया है जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनके जाने के बाद आज न जाने कितने विधानसभा चुनाव हो गए और उस राजनेता से तुलना की जाती है अब तक के मैं अभी वहीं आ रहा, मैं वहीं आ रहा था। 74 के बाद के पहले वाले लोगों में आज़ादी और आज़ादी क्या होती है, वो स्वतंत्रता क्या होती थी, वो जमींदारों का शोषण क्या होता था, वो जिए हुए थे। तो उससे निकल के आम जनमानस के लिए उनके अंदर में एक प्रेम था, एक सौहार्द था, उनको बाहर निकालना था। जब वो पीढ़ी वहां समाप्त होती है और वहीं से भारतीय राजनीति में 77 से गिरावट आ जाता है और उस कालखंड के बाद जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष की पदार्पण होता है। वो आज़ादी वाली भावना, वो लोगों को कुछ करने की भावना वहां से खत्म हो जाती है। और बाद के कालखंड में आप देख लीजिए, विक्रम क्या पूरा देश दुनिया में आप देखेंगे कि जो उस कालखंड में वहां के लोग करके गए, उसके बाद की पीढ़ी उसको संभाल नहीं पाई। अब उसी लाइन में आप आ लीजिए, देख लीजिएगा उनके मरने के बाद 77 में यहाँ से क्या नाम था उनका भाई, नहीं जी ना, वो भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्रा, उनके मरने के बाद 77 से यहाँ चुनाव लड़े। वहीं से यहाँ बाहरी लोगों का आगमन शुरू होता है। वहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया क्योंकि लगा लोगों की कोई दूसरा महामानव आ गया है तो उनको ये क्षेत्र जिता के भेजती है। और उस कालखंड के और उनके कार्य की विवेचना मैं नहीं करूँगा, मगर एक भी ऐसा कार्य उनके कालखंड के बाद 77 में भी आते हैं, 80 में रामनाथ यादव जी आते हैं, 4 टर्मों रहते हैं, 2000 में रामजन्म शर्मा जी आते हैं, 1 टर्मों रहते हैं, 2-3 टर्म अनिल जी रहते हैं, अभी सिद्धार्थ जी। ये सारे लोग विक्रम में एक भी काम बता दें जो हम उनका बताए हुए कार्य को बताए हैं कि वो पीएचसी गांव-गांव बनवाए, वो नहर का जाल बिछवाए, वो एनिमल हस्बेंड्री में काम किया, उन्होंने डाक बंगला में नित्य प्रति संडे को, इवन आप लोग जान लीजिए कि वो मंत्री रहते हुए भी एक संडे भी विक्रम डाक बंगला में जन सुनवाई, जो लोगों की बात सुनने के लिए उन्होंने कभी बीमारी के नाम पे या किसी व्यस्तता के कारण उन्होंने मिस नहीं किया था। और उनके यहाँ का उनका प्रभुत्व ये था कि वो डीएम एसपी या समक्ष पदाधिकारी वही डाक बंगला में एक टेबल लगा के बैठे रहते थे, एक तरफ पब्लिक रहती थी और वही रूबरू दोनों का बात होता था। और वो जो सेटिस्फाइड, जो जहाँ पे एक्शन लेना था, किस काम को होना है किसको नहीं होना है, वही निष्पादित करा देते थे। इस बड़े महान कल्चर के बाद आप क्या यहाँ कभी इस तरह का कल्चर देख पाए हैं? वो प्रभुता है ही नहीं किसी में। और विक्रम के हम तो चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से, वो अपना एक वर्क बता दें। दैनिक कार्य को मैं नहीं मानता वर्क। अगर आप नली गली बनाते हैं या उस तरह का छोटा मोटा वर्क करते हैं जो 2-4 साल में मिट जाता है, एक मापदंड होता है। एक अदद विक्रम में 1.5 लाख की जनता पे
अगर ट्रामा सेंटर नहीं बन सकता है, मैं भी मान लेता हूँ, एक हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी मांग कौन करता है? न पक्ष करता है न विपक्ष करता है। अगर देखा जाए तो मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि क्या खदीराम बाबू के आड़ में आप बड़े राजनीति के चक्कर में? मेरा सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सरोकार बढ़ाना है लोगों से। मैं पहले भी समाज काम करते रहा हूँ, मगर उतना बड़े पैमाने पे नहीं करता था, 2-4 पंचायत में जाता आता रहता था। मगर अब मेरा काम है लोगों से जुड़ के सामाजिक मुद्दों पे बात करना, उनमें चेतना का भावना लाना। राजनीतिक लोग समझे मुझे राजनीति उदित, मैं किसी पार्टी से दल से नहीं हूँ, मैं आज तक किसी दल में नहीं गया हूँ, मगर हाँ समाज के कामों में रहा हूँ और आज भी उसी समाज के काम को एक बड़े लेवल पे, पंचायत से उसको ब्लॉक लेवल से, ब्लॉक से लेके उसको जिला लेवल पे मैं ले जाने का काम करूंगा और मेरी दूसरी और कोई मंशा नहीं है। विकास के मामले में विक्रम जो पीछे है, आप देख रहे होंगे किसान भाई मांग करते हैं, चाहे कोई तो फसल हो या किसान, नहरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। खदीराम बाबू के समय में यूं कहें कि अरे नहरों का जाल बिछा भी था, आप चारों तरफ से नहर देख रहे हैं, लेकिन नहर बिछा है और नहर में पानी गायब, समय पर किसानों को पानी नहीं मिलता। विद्यालय है, खदीराम बाबू के समय का भी विद्यालय है और बाद का भी विद्यालय है। उन विद्यालय में विद्यार्थी तो पहुँचते हैं, लेकिन जो उस समय की शिक्षा थी वो नहीं मिल पाती है। 1930 का आपके हाई स्कूल पार्वती विश्वविद्यालय, तो वहाँ भी जो आप पढ़े होंगे वहाँ की व्यवस्था और आज की व्यवस्था, गांधी आश्रम जहाँ 2 बार गांधी जी आए और वो आश्रम जो है आज भी बदहाल है। आप देख रहे हैं कि डाक बंगला जहाँ की चर्चा आप कर रहे हैं कि कभी जनता दरबार खदीराम बाबू लगाते थे, वह उपेक्षित रहा। सारे विभागों का अनुमंडल उनके समय में था। धीरे 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 सारा आप देख रहे होंगे, पहले पीएचडी का अनुमंडल कार्यालय जो बुनियादी विद्यालय के बगल में था, अब वहाँ कतरा का एक काम भी नहीं दिखता। तो कहने का मतलब है कि सारे जो उनके समय का विभाग था वो भी खत्म हो चुका, जो है भी वह भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं दिखता है। इसके लिए जो विक्रम पिछड़ गया, खासकर विक्रम ब्लॉक, इसके पिछड़ने का कारण आपकी नजर से? देखिए, ये एक बहुत व्यापक बहस की इसकी जो जरूरत है और ये बहुत बड़ा विषय भी है, मगर छोटे स्तर पे मेरा जहाँ तक इस पे समझने की शक्ति है, भगवान मुझे बुद्धि दी है, उसमें मैं यही समझ पाया कि लोगों में सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करने की एक तरह से गुमनामी के जीवन में वो जी रहे हैं। वो अपने आप में इतना सिमट के रह गए हैं कि उनको लगता नहीं है कि हम अपना घर अगर बढ़िया बना लिए हैं, उसमें टाइल्स बार बार लग गया है, तो सामने वाले नाली और गली भी बेहतर हो जाए, उसके लिए 2 फुट अगर हम अपना योगदान उसी जमीन से दे दें तो एक अच्छा कार्य हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता गौण हो गई है। आपके नजर में उसके लिए जो पिछड़ापन हुआ है विक्रम, वो अपनी सारी समस्याओं के जड़ में खुद जनता है, क्योंकि जनता अपने मुद्दों पे कभी बात नहीं करती है, अपने मुद्दों के लिए कभी लड़ती नहीं है और अन्यत्र चीजों पे बात करके जो है जब वो उसको राजा बनना होता है उस वक्त वो दिग्भ्रमित हो जाता है, बात से, व्यवहार से, आचरण से। अब लास्ट चुनाव के मोमेंट लगता कि राजनेता जो भी होते हैं और उनसे जनता छली जाती है, वो जो वादे करते हैं चुनाव के समय में उससे मुकर जाते हैं, दिशाहीन जो है सो राजनीति की बात नहीं है। हमारे समझ से राजनीति का अभी जो मापदंड हम देख रहे हैं, 5 साल के लिए चुनाव क्यों रखा गया था, संविधान में इसकी व्यवस्था क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि 5 साल अगर जो है वो बताए कि मैंने 5 साल में ये काम किया, और जो दूसरा नहीं है, जो आने वाला है, लड़ रहा है, वो बताए कि मैं 5 साल क्या करूंगा। आप पत्रकारिता से आप बताइए, पिछले 20 सालों में कोई बताया है कि हम ये करेंगे, अब दूसरा ही करके बताया है कि मैं ये किया? ऐसी परंपरा ही नहीं, लोग पूछता ही नहीं है। 1 साल से ऊपर से लोग यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हैं। ट्रॉमा सेंटर मतलब आकस्मिक सेवा, जिस अस्पताल में अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मार्च महीने के बाद एक्सरे तक नहीं है, तो थोड़ा सा भी कुछ काफी लोग से मामला आता है, उनको रेफर कर दिया जाता है। आखिर इस तरह की छोटे छोटे जो बीमारियां हैं, उस वैसे मरीजों के गरीब का जो इलाज जो होना चाहिए पीएचसी में, ट्रॉमा को छोड़कर पीएचसी सुदृढ़ हो, कई ऐसे कई मामले हैं। क्या लगता है सिर्फ जनता जिम्मेदार है या प्रतिनिधि कुछ वहाँ जांचने का भी गए कि हाँ जनता को हमारे सुख सुविधा जो हमने वायदा किया था
हमारी जनता को सुख सुविधा मिल रही है या नहीं? कभी प्रतिनिधि को आपने ऐसा कोई निरीक्षण में पाया है क्या? अच्छा ये बताइए, आपका उनके प्रति कोई सवाल है? जनता अपने इस मुद्दे के लिए आप बड़ी गंभीरता से रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ जो ट्रामा सेंटर के लिए जो आंदोलन चल रहा है उस कार्य को आप बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं। बताइए यहाँ की जनता आपका कितना सहयोग करती है इस मामले में, जबकि आपका खुद का इलाज उसमें नहीं कराना है। इलाज तो यहीं के लोगों को प्रथम होगा, और प्रतिदिन पेट के पास जाके एक मामूली से पेट दर्द और बुखार के लिए उनको 100-200 खर्चा करना पड़ता है। मगर एक वहां अदद डॉक्टर रहे, उसके लिए विक्रम चौक पे कभी एक दिन बैठते हुए किसी आदमी को आपने सुना है? और जब हर चीज कैसे बदलेगा? जब तक आप चुनाव के दरमियान में अपने मुद्दों को नहीं रखेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों से वादा नहीं कराएंगे कि हमको विक्रम में एक पीएचसी डॉक्टर वाला चाहिए जहां एक बेसिक पेट दर्द के लिए भी रेफर कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। अगर इस मुहिम को अगर जनता थोड़े बहुत स्तर पर भी चलाती, मैं 100% नहीं कर रहा हूं, मैं 2% लोगों की बात कर रहा हूं। यानी खदेरन बाबू की जयंती के साथ लोगों को आप जगाने चले हैं, जो दिशाहीन राजनीति हो चुकी है, या फिर जो है उपेक्षित विक्रम है, इसके उत्थान के लिए पहले लोगों को आप जगाएंगे और इसके बाद यानी आगे? मैं एक बेसिक चीज बता देता हूं जो गांधी जी के पढ़ने के बाद मैंने पाया है। मैं गांधी जी का बहुत बड़ा अनुयायी हूं और मैं इनकी पुस्तक को पढ़ते रहता हूं जब भी फुर्सत मिले। आप गांधी जी को देख लीजिए, 17 से एक्टिव हुए, 1917 से चंपारण भितिरवा में आके पूरे देश में पहले घूमे थे। तो उनको बताया गया कि सबसे गाढ़ मुद्दा जो बहुत बड़ा जो आदमी को परेशान किए हुए है, मतलब नरकीय जिंदगी में रखे हुए है, वो है चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की। उनके पैर में इतने बड़े बड़े घाव हुआ करते थे वो नील के वजह से, और उसके बावजूद भी वो जमींदारों और अंग्रेजों का इतना बड़ा शोषण था कि उस परिस्थिति में भी उनको काम करना पड़ता था। तो गांधी जी यहीं से इस चीज की शुरुआत की 17 से। और उनकी आलोचना करने वालों के लिए मैं बता देता हूं, वो कहते हैं कि कभी भी भारत की आजादी के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं किया। वो भारतीय जनमानस को समझ लिए थे, 17 से शुरू की और 42 पे जाके बोले थे कि भारत छोड़ो आंदोलन, अब भारत छोड़ो अंग्रेज। इस दरमियान में उन्होंने क्या किया, जब उनको आप पढ़िएगा समझिएगा, तो उन्होंने देश के गांव गांव में घूम के, आपके यही बिहार में चंपारण की धरती पे जब वो आए तो 1.5 साल तक इस पूरे भूभाग में घूमे थे और लोगों से मिले और अपना बेस कैडर तैयार किए जो उनके बातों से उस समय सहमत हुए थे। हमारे उनके बुक के अनुसार, उनके राइटर का लिखा हुआ है कि पूरे बिहार भर में मात्र 1,500 लोग वो 1.5 साल में चुन पाए थे, मतलब उनके साथ लोग हो पाए थे। तो जब यहाँ इतनी संकीर्णता उस समय भी थी, तो जो आज हम लोग संकीर्णता में जी रहे हैं उससे कम संकीर्णता नहीं थी। उस समय भी छुआछूत था, महिलाओं का बहुत सामाजिक सरोकार में कोई लेना देना नहीं था। एक बहुत बड़े भूभाग SC ST OBC को मतलब शिक्षा से बहुत दूर थे, तो उनको आज़ादी क्या है, गुलामी क्या है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, ये पता नहीं था। तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अस्पृश्यता को दूर करके हरिजन समाज को हिंदू समाज के साथ जोड़ करके उन्होंने जब समाज को मजबूत कर दिया, तब उन्होंने आवाज दिया कि भैया भारत छोड़ो अंग्रेज लोग। तो मेरा मुहिम सेम उसी टाइप का है कि लोगों को पहले इसके लिए मानसिक स्तर पे आप तैयार करेंगे तब ना कि वो कहीं गंदे जगह पे हैं, वो मान ही नहीं रहे कि हम गंदे जगह पे हैं। आपका मुहिम का उद्देश्य यह माना जाए कि अंग्रेजों की गुलामी से गांधी ने मुक्त कराया था, अब मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए आप जन जागरण, शारीरिक गुलामी को तो उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया। अब जो लोग इस लोकतंत्र में, लोकशाही में राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो एक अलग तरह की जमींदारी व्यवस्था यहाँ क्रिएट कर दी है। वो आर्थिक विबद्धता की वजह से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों के शैक्षणिक अभाव होने की वजह से लोग उनका अन्य बातों में फंसा के उनसे कुछ करवा ले रहे हैं। तो इसके लिए एक जनमानस को तैयार होना पड़ेगा कि अभी हम लोग एक अलग तंत्र में फिर फंसे हुए हैं।
जो देश दुनिया इतना विकास कर गया, उस विकास के माध्यम से आपको एक तरह का मानसिक गुलाम बना लिया गया है, और उस गुलामी से आपको हमको सभी को साथ मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़ के बाहर आना पड़ेगा। अभी सच्चाई जो राज्य की या देश की जो अभी आप देख रहे होंगे, दो ही फलक पे राजनीति हो रही है, दो कोण बना हुआ है, एक धर्म के साथ है, एक जाति के साथ है, विकास के साथ कोई नहीं है। तो इस पे से तो डिबेट करके पब्लिक को बाहर निकालने के लिए सामाजिक जागरण की जरूरत है, और मैं वही करने चला हूं। कोई मेरा राजनीतिक सोच नहीं है। हमको पता है कि राजनीति अगले आने वाले लोग कर लेंगे, जब हम 10 साल में इस चीज को बेहतर तरीके से समाज में फैला देंगे, और विक्रम को विक्रम से फिर विक्रम बनाने के लिए एक मुहिम की आवश्यकता है। मुहिम में खदेरन बाबू के जन्म तिथि से समर्पित करता हूँ, और लोगों को आह्वानित करता हूँ कि लोग इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा ले। आपकी एकजुटता, आप कहाँ एक जगह खड़े होते हैं? आपके पास क्या ऐसा छतरी है जिस पे आप एकत्रित होते हैं? आप महात्मा गांधी पे नहीं एकत्रित होते हैं, आप जवाहरलाल जी पे नहीं होते हैं, आप भगत जी पे नहीं होते हैं, तो आप इवन कि आपके श्री कृष्ण बाबू उन पे नहीं होते, इवन एक सामने सहजानंद सरस्वती जी का लगा हुआ है, इन पे नहीं होते हैं। आप कहाँ होंगे? आपको कहीं न कहीं एक छतरी में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक बुराई और राजनीतिक बुराई दोनों एक ही साथ जुड़ा हुआ है, और एक के जाने के बाद दूसरा जाएगा। दूसरी बुराई पहली बुराई के पहले जा ही नहीं सकती। ये समाज को सोचना पड़ेगा। सामाजिक बुराई दूर होनी चाहिए। वो है अभी की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है मानसिक, एक तरह से शिक्षा के नहीं ढंग से उसको मिलने की वजह से एक सोशल मीडिया का भी जमाना आ गया है। इस पे कोई भी कंटेंट सेटिस्फाइड नहीं रहता है, जो कि वो उनके व्यक्तित्व से आचरण मेल खाता हो। गांधी जी के बारे में भी बहुत आ जाएगा, नेहरू जी के भी बारे में बहुत आता है, मगर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। मगर जो नहीं पढ़ा है बुक, उसको तो लगता है कि वही सच्चाई है, वही मान के वो जीने लगता है, वही मान के हमसे भी तर्क करने लगता है। जब 10 को पुस्तक पढ़े हुए हैं और वो कंटेंट देख के हमसे बहस करता है। तो ये जो वैचारिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है, इस प्रदूषण से भी समाज को बताना पड़ेगा, और इसके लिए अवेयरनेस चलाना पड़ेगा। इसके लिए सही तरह के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे, अब इसी प्लेटफॉर्म पे अब जब आप जाएंगे तो अब बुक का जमाना नहीं रहा, मगर इसी पे अब सही तरह के कंटेंट उसी के अगेंस्ट में अगर हम डलवाते हैं, तो लोगों को तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा कि भैया ये गलत है, ये अच्छा है, तो लोग वहां समझने लगेंगे। तो एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। अभी बहुत छोटे स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं, और मेरे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। मैं उसको अगले 1 साल में, अगले इनकी जयंती आते आते आपको एक समग्र रूपांतरण के तौर पे आप समाज में घटित होते देख पाएंगे। क्या देखा जाए कि विक्रम पूर्ण रूप से गुलाम है, क्योंकि खदेरन बाबू के बाद एक ही 2 बार ऐसा हुआ कि विक्रम के लोग विक्रम का नेतृत्व कर पाए। विक्रम का नेतृत्व करने वाला विक्रम विधानसभा का प्रश्न देखिए मेरा, आप भी अभी हमको नहीं समझ पा रहे हैं। सामाजिक बुराई दूर होगी तब राजनीतिक बुराई दूर होगी। ये कोई मुद्दा है ही नहीं कि विक्रम से पिछले 30 साल से कोई विधायक नहीं बना, 50 साल से नहीं बना, ये कोई मतलब की बात नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर देखा जाएगा कि जिस क्षेत्र से यहाँ विक्रम विधानसभा से चयनित होके गए, वो 2 ब्लॉक और इसमें है, एक नौबतपुर और एक बिहटा का 6 पंचायत, नौबतपुर का शायद सारा पंचायत है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि अब नौबतपुर के विकास को आप देख लीजिए और दूसरे तरफ बिहटा के विकास को देख लीजिए। बिहटा में प्राइवेट हॉस्पिटल भी 10 होंगे, ESI हॉस्पिटल है, NSIT हो गया। तो एक बिहटा का तो समग्र विकास तो हम देख रहे हैं, उसी तरह से नौबतपुर का देख लीजिए, बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन रहे हैं, बहुत ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहाँ का अस्पताल का भी रखरखाव का बढ़िया है, और अन्य चीजों में भी वो हम लोगों से बेहतर है, मगर बीटा से वो भी निम्नतर है।
हमको अब आप लोग ही तुलना करके बता दिए कि कहाँ बिहटा, कहाँ नवतपुर और कहाँ विक्रम। एक विक्रम वो जब कभी दानापुर से जब आजादी के बाद चलते थे तो दानापुर के बाद विक्रम थाना हुआ करता था और विक्रम के बाद भगवानगंज थाना हुआ करता था। बिहटा, पालीगंज, नवतपुर सब विक्रम के ही क्षेत्र हुआ करते थे। इसी क्षेत्र से कट के वो एसडीओ ब्लॉक, एसडीओ ऑफिस हो गया वहां पे, यहाँ कुछ हो गया, वहां कुछ हो गया। तो जब आप इसको गहराई से देखेंगे तो जनप्रतिनिधि कुछ उधर के हमारे तरफ के हुए, कुछ नवतपुर से हुए, और दीनानाथ यादव जी जब पालीगंज के प्रॉपर से हुए तो उन्होंने सब डिवीजन लेके चल गया। तो ये लगता है, लोगों को भी लगना चाहिए, मुझे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं नहीं होने की वजह से यहाँ के खुद का जनप्रतिनिधि ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है। और अगर आगे भी अगर इस पे हम लोग एकजुटता से मिलके लोगों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे तो शायद अगले आने वाले वक्त में और भी हम लोगों को छोटा करके काट छांट के बहुत छोटे से स्तर पे लाके रखते हैं। खदेराम बाबू के बाद जो उपेक्षित विक्रम है, क्या चंद शब्दों में हम यह कर सकते हैं कि जनता लोभी नेता ठग का शिकार विक्रम हुआ? हाँ, इसको तो कह सकते हैं। वोट तो लगभग यहाँ 60-70% लोग पोल कर ही देता है। अब पोल करने में उनकी मानसिकता, उनकी रुचि, उनकी अभिलाषा, उनका स्वार्थ क्या रहा है वो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार व्यक्ति है, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे कभी से बात करने के लिए। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।